अगर आपने हमारी इस रोमांचक किताब के पहले हिस्सों को मिस कर दिया है, तो इस वीडियो को रोकें और पहले उन्हें देखिए। इस अध्याय में हम द पावर ऑफ हैबिट की ऐसी गहराइयों में उतरेंगे जहां आपको समझ आएगा कि हमारी आदतें हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करती हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे हम अपनी आदतों को परखकर खुद को बेहतर बना सकते हैं और कैसे सही दिशा में छोटे छोटे कदम उठाकर किसी भी नशे या आदत की बेड़ियों से आज़ादी पाई जा सकती है। इस चैप्टर में हम उन बदलावों की चर्चा करेंगे जिनसे आप अपने रोजमर्रा के कामों में सुधार ला सकते हैं और अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों, अपने हेडफोन का इस्तेमाल करिए ताकि इस अनुभव का पूरा मजा ले सकें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब आइए इस अद्भुत अध्याय पर चर्चा शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम इस किताब से और क्या सीख सकते हैं। को भी बदलने में सक्षम होते हैं। अच्छी आदतें कभी कभी संकट की घड़ी में भी उभर आती हैं। दोला सन 1982 में जब एन इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक चेंज, आर्थिक बदलाव का विकास मूलक सिद्धांत नामक किताब पहली बार प्रकाशित हुई थी, तो अकादमिक लोगों के अलावा बहुत कम लोगों ने इस पर गौर किया। इस किताब का नीरस कवर पेज और पहली पंक्ति ऐसी थी मानो पाठकों को दूर रखने के लिए ही लिखी गई हो। ये पहली पंक्ति कुछ इस प्रकार थी: इस किताब में हमने बाजार में सक्रिय व्यापारिक संस्थानों की क्षमताओं और व्यवहार पर एक विकास मूलक सिद्धांत प्रस्तुत किया है और इस सिद्धांत के अनुरूप विभिन्न मॉडल तैयार करके उनका विश्लेषण किया है। इस किताब के लेखक थे येल यूनिवर्सिटी के रिचर्ड नेल्सन और सिडनी विंटर। ये दोनों ही शुम्पटियरियन सिद्धांत पर ऐसे विश्लेषणात्मक पेपर प्रस्तुत करने के लिए जाने जाते थे जिन्हें समझने का दावा पीएचडी के उम्मीदवार भी नहीं कर सकते थे। हालांकि उनकी इस नई किताब ने व्यापारिक रणनीति और संगठनात्मक सिद्धांतों की दुनिया में तहलका मचा दिया। जल्द ही इसे शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण किताबों में से एक करार दे दिया गया। बिजनेस स्कूलों में पढ़ाने वाले अर्थशास्त्र के प्रोफेसर्स इसके बारे में अपने सहकर्मियों से चर्चा करने लगे। ये सहकर्मी इसके बारे में व्यापारिक सम्मेलनों में आने वाले विभिन्न कंपनियों के सीईओ और अधिकारियों से चर्चा करने लगे। जल्द ही ये अधिकारी जनरल इलेक्ट्रिक, फाइजर और स्टारवुड होटल्स जैसे बड़े कॉरपोरेशंस के कार्यक्रमों में इस किताब की पंक्तियां सभी को सुनाने लगे। नेल्सन और विंटर ने करीब एक दशक तक कंपनियों के काम करने के तरीके से संबंधित ढेर सारे डाटा का परीक्षण किया था। इसके बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि कंपनियों का ज्यादातर व्यवहार उनके निर्णयों से संबंधित विस्तृत सर्वेक्षणों का परिणाम नहीं होता, बल्कि उनके अतीत से निकली सामान्य आदतों और रणनीतिक झुकावों का प्रतिबिंब होता है। इसे सरल शब्दों में समझे तो एक बार ऐसा लग सकता है कि अधिकतर व्यापारिक संस्थाओं के चुनाव तर्कसंगत होते हैं और विचारपूर्वक ढंग से लिए गए निर्णयों पर आधारित होते हैं। पर वास्तविकता यह है कि कंपनियां इस तरह काम नहीं करती। वे तो लंबे समय से सक्रिय उन संगठनात्मक आदतों और पैटर्न्स के हिसाब से काम करती हैं जो उनके हजारों कर्मचारियों द्वारा लिए जाने वाले स्वतंत्र निर्णयों से बनते हैं। इसके पहले कोई नहीं जानता था कि संगठनात्मक आदतें ही सबसे अधिक प्रभावी होती हैं। उदाहरण के लिए, कपड़े बनाने वाली एक कंपनी का मुख्य अधिकारी कंपनी के कैटलॉग के कवर पेज पर लाल रंग का स्वेटर पेश करने का निर्णय लेता है। इसे देखने वाले को यही लगेगा यह निर्णय कंपनी के सेल्स और मार्केटिंग डाटा का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने के बाद ही लिया गया होगा, जबकि वास्तव में ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि कंपनी का उपाध्यक्ष अक्सर जापानी फैशन ड्रेसेस के बारे में जानकारी देने वाली वेबसाइट्स को देखता रहता था। पिछली सर्दियों में जापान में लाल रंग के स्वेटरों का ट्रेंड सबसे ज्यादा था। इसके अलावा कैटलॉग के कवर पर लाल स्वेटर रखने के कुछ अन्य कारण भी थे, जैसे कंपनी के मार्केटिंग अधिकारी अपने दोस्तों से नियमित रूप से पूछते रहते थे कि आजकल कौन सा रंग सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है। इसके अलावा अपनी वार्षिक पेरिस यात्रा में रनवे शो देखकर आए कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने सुना है कि प्रतिद्वंदी कंपनियों के डिजाइन अपने कपड़ों में मैजेंटा रंग, लाल और बैंगनी का मिश्रित रंग इस्तेमाल करने वाले हैं। ये सब छोटी छोटी जानकारियां अधिकारियों के बीच प्रतिद्वंदियों को लेकर होने वाली गपशप और दोस्तों से उनकी बातचीत
जैसे अलग अलग असंगठित पैटर्न्स का परिणाम थी, जो कंपनी के औपचारिक रिसर्च और डेवलपमेंट रूटीन तयशुदा आदत के साथ मिलाई गई। इस तरह यह निष्कर्ष निकला कि इस साल लाल रंग ही सबसे ज्यादा पसंद किया जाएगा। कोई एक व्यक्ति सोच विचार करने के बाद इस निर्णय पर नहीं पहुंचा था, बल्कि दर्जनों आदतों, प्रक्रियाओं और व्यवहारों के घालमेल से यह तय हुआ कि लाल रंग ही सबकी पसंद होगा। ये संगठनात्मक आदतें, या नेल्सन और विंटर के शब्दों में कहें तो रूटीन, तयशुदा आदतें बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इनके बिना अधिकतर कंपनियों में कोई काम पूरा नहीं किया जा सकता। रूटीन यानी तयशुदा आदतें वे सैकड़ों अलिखित नियम उपलब्ध कराते हैं जो कंपनी चलाने के लिए जरूरी होते हैं। इनके कारण ही कर्मचारियों को हर कदम पर अनुमति लिए बिना नए विचारों के साथ प्रयोग करने का मौका मिलता है। रूटीन एक किस्म की संगठनात्मक याददाश्त उपलब्ध कराते हैं, जिससे मैनेजरों को हर 6 महीने में बिक्री प्रक्रिया को नए सिरे से निर्माण करने की जरूरत न पड़े, और कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट जैसे किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति द्वारा अचानक नौकरी छोड़ने पर मैनेजरों को परेशान न होना पड़े। रूटीन, तयशुदा आदतें से अनिश्चितता में कमी आती है। उदाहरण के लिए मैक्सिको और लॉस एंजलिस में भूकंप के बाद किए गए राहत प्रयासों पर एक अध्ययन हुआ। इस अध्ययन से पता चला कि राहत कार्यों में लगे कार्यकर्ताओं की आदतें बहुत ही महत्वपूर्ण थीं, क्योंकि उनके बिना नीतियां बनाना और उन्हें लागू करना लगभग नामुमकिन था। ये कार्यकर्ता लगातार ऐसे संकटग्रस्त क्षेत्रों में काम करते हैं और राहत कार्यों में इस हद तक शामिल होते हैं कि अन्य जिम्मेदारियों के अलावा ये बच्चों की मदद से दो पड़ोसी इलाकों में संवाद स्थापित करने जैसी जिम्मेदारियां भी निभाते हैं। पर रूटीन, तयशुदा आदतें का सबसे महत्वपूर्ण फायदा है कि ये किसी संस्था के दो संभावित विरोधी सोच वाले समूहों या व्यक्तियों के बीच भी सर्वसम्मति बनाने में कारगर होते हैं। अधिकतर अर्थशास्त्री कंपनियों को ऐसी शांतिपूर्वक जगह मानकर बैठ जाते हैं जहां हर कर्मचारी का एक ही उद्देश्य होता है, जितना हो सके उतना अधिक धन कमाना। नेल्सन और विंटर ने इस बात की ओर इशारा किया कि असली दुनिया में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कंपनियां कोई संयुक्त परिवार नहीं है जहां हर कोई खुश हो और एक दूसरे से अच्छा व्यवहार कर रहा हो। सच तो ये है कि अधिकतर दफ्तरों में अधिकारियों के बीच शक्ति और श्रेय हासिल करने को लेकर संघर्ष चल रहा होता है। ये संघर्ष दबी छिपी झड़पों वाला संघर्ष होता है, जिसमें उन्हें प्रतिद्वंदी का प्रदर्शन कमजोर और अपना प्रदर्शन बेहतर नजर आता है। अलग अलग विभाग कंपनी के संसाधनों को हासिल करने के लिए एक दूसरे का मुकाबला करते हैं और स्वयं प्रतिष्ठा हासिल करने के लिए बाकी विभागों को तबाह करने के लिए उत्सुक रहते हैं। अधिकतर संस्थाओं के बॉस अपने कर्मचारियों को एक दूसरे का विरोधी बना देते हैं, ताकि कोई कर्मचारी उनसे ज्यादा महत्व हासिल न कर सके। हैं, कंपनियां परिवारों जैसी नहीं होती। वे गृह युद्ध के माहौल में युद्ध के मैदान जैसी होती। हालांकि इस परस्पर विनाशकारी युद्ध क्षमता से लैस होने के बावजूद अधिकतर कंपनियां सालों तक इसीलिए शांति से काम करती रहती है, क्योंकि उनके कुछ रूटीन होते हैं। ये रूटीन दो विरोधी संघों के बीच सर्वसम्मति तो बनाते ही हैं, साथ ही हर किसी को अपनी आपसी दुश्मनी भुलाकर प्रतिदिन काम पूरा करने का मौका भी देते हैं। संगठनात्मक आदतें एक बुनियादी वचन देती हैं कि अगर आप पहले से स्थापित पैटर्न्स का पालन करते हैं और आपसी मतभेद के बावजूद शांति बनाए रखते हैं, तो आपसी प्रतिद्वंदिता से कंपनी बर्बाद नहीं होगी, उसे लाभ होता रहेगा, जिसका फायदा आखिरकार सबको मिलेगा। जैसे एक सेल्समैन जानता है कि अगर वह अपने विशेष ग्राहकों से बड़े ऑर्डर्स हासिल करके उन्हें बदले में अच्छी खासी छूट दिलवा दे, तो कंपनी उसका बोनस बढ़ा देगी। पर साथ ही वह ये भी जानता है कि अगर हर सेल्समैन ग्राहकों को अच्छी खासी छूट दिलवाने लगा, तो कंपनी का दिवाला निकल सकता है और फिर उसे भी कोई बोनस नहीं मिलेगा। इसे एक रूटीन, तयशुदा आदत उभरता है कि कंपनी के सभी सेल्समैन हर साल जनवरी के महीने में आपस में मिलकर यह तय कर लेते हैं कि वे अपने ग्राहकों को अधिकतम कितनी छूट देंगे। इस तरह वे कंपनी का लाभ सुनिश्चित कर लेते हैं, जिसके चलते साल के अंत में कंपनी उन सभी का वेतन बढ़ा देती है। अब एक ऐसे युवा अधिकारी का उदाहरण लें जो कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बनने का प्रयास कर रहा है।
अगर वह अधिकारी चाहे तो कंपनी के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण ग्राहक को एक गुप्त फोन कॉल करके कंपनी की बिक्री प्रभावित कर सकता है, या फिर किसी सहकर्मी को नुकसान पहुंचाकर उसकी पदोन्नति रुकवा सकता है। ऐसी कोई भी हरकत करने में बस एक ही समस्या होती है कि इससे भले ही आपका थोड़ा बहुत फायदा हो जाए, पर इससे कंपनी का सिर्फ नुकसान ही होता है। इसीलिए अधिकतर कंपनियों में एक अलिखित नियम लागू रहता है कि आपका महत्वाकांक्षी होना अच्छा है, पर अगर आप अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के चक्कर में दूसरों का नुकसान करते हैं, तो जल्द ही आपके सहकर्मी आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। जबकि अगर आप अपने प्रतिद्वंदी को नीचा दिखाने के बजाय स्वयं अच्छा प्रदर्शन करके अपने विभाग का प्रदर्शन बेहतर बनाते हैं, तो जल्द ही आप कंपनी की नज़र में आ जाएंगे और इससे आपको लाभ होगा। रूटीन, तयशुदा आदतें और आपसी मतभेद के बावजूद शांति बनाए रखने से दरअसल एक आधी अधूरी न्यायपूर्ण स्थिति बनती है। इसी के चलते नेल्सन और विंटर ने लिखा था कि कंपनियों के अंदर होने वाली प्रतिद्वंदिता और मतभेदों में कोई नयापन नहीं होता, और वे अक्सर कंपनी के रूटीन, तयशुदा आदतें के दायरे में ही सीमित रहते हैं। प्रतिद्वंदिता और मतभेदों के बावजूद कंपनी में जितना काम होना चाहिए उतना काम होता है। इसके साथ ही कर्मचारी एक दूसरे की तारीफें भी कर रहे होते हैं, क्योंकि कोई भी कर्मचारी अपने प्रतिद्वंदी को नुकसान पहुंचाने के लिए कंपनी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। आमतौर पर कंपनियों के अंदर रूटीन, तयशुदा आदतें चलते रहते हैं और आपसी मतभेद के बावजूद शांतिपूर्ण स्थितियां बनी रहती है। आपसी प्रतिद्वंदिता होती है, पर संगठनात्मक आदतों के कारण यह प्रतिद्वंदिता भी एक दायरे तक ही सीमित रहती है और इस तरह व्यापार चलता रहता है और कंपनी फलती फूलती रहती है। हालांकि कभी कभी आपसी मतभेद के बावजूद शांतिपूर्ण स्थितियां कायम रखना ही काफी नहीं होता। जैसा कि रॉड आइलैंड अस्पताल के मामले से पता चलता है कि अस्थिर शांति भी कभी कभी गृह युद्ध जितनी विनाशकारी साबित हो सकती है। संभव है कि जिस दिन आपने अपने ऑफिस में पहली बार कदम रखा हो, उस दिन आपको एक हैंडबुक मिली हो, जो अब शायद ऑफिस की ही किसी दराज में पड़ी धूल खा रही हो। इस तरह की हैंडबुक में खर्चों के फॉर्म, छुट्टी लेने संबंधी नियम, बीमा के विकल्प और कंपनी की संगठनात्मक सूचियां वगैरह का उल्लेख होता है। इसके साथ ही इसमें स्वास्थ्य रक्षा योजना संबंधी रंगीन ग्राफ, जरूरी फोन नंबर, ऑफिस का अपना ईमेल उपयोग करने संबंधी जानकारी और कंपनी द्वारा प्रायोजित सेवानिवृत्ति योजना 401 के में नामांकन का तरीका भी लिखा होता है। अब कल्पना कीजिए कि अगर आपका कोई नया सहकर्मी कंपनी में सफलता प्राप्त करने के बारे में आपसे सलाह मांगे, तो आप उससे क्या कहेंगे? आप उसे जो भी सलाह दें, लेकिन आपकी सलाह में ऐसा कुछ नहीं होगा जो उस हैंडबुक में बताया गया हो। बल्कि आप तो उसे कुछ इस तरह की बातें बताएंगे कि कंपनी में कौन भरोसे के लायक है, कौन से विभागों के सचिव की अपने बॉस से भी ज्यादा चलती है, कंपनी की नौकरशाही में अपना काम कैसे निकालना चाहिए वगैरह। इसके साथ ही आप उसके सामने अपनी उन आदतों का भी जिक्र करेंगे जिनकी मदद से आप रोजाना अपना काम अच्छी तरह करने की कोशिश करते हैं। आप अपनी काम संबंधी आदतों के अलावा उसके सामने कंपनी के अंदर मौजूद अनौपचारिक पावर स्ट्रक्चर, शक्तिशाली लोगों का आपसी गठजोड़, अधिकारियों के आपसी रिश्तों, गठजोड़ व उनके बीच होने वाले संघर्षों का खाका भी खींच सकते हैं। इसके साथ ही आप अपने नए सहकर्मी को यह बता सकें कि इन्हीं सब पहलुओं पर अन्य सहकर्मी क्या सोचते हैं, तो आप उसे यह समझाने में कामयाब हो सकते हैं कि कंपनी के अंदर मौजूद सीक्रेट हायरार्की, गुप्त पदक्रम कैसी है। यह जानकारी कंपनी में अपना काम निकालने में उसका सहयोग करेगी और साथ ही दूसरों से आगे निकलने का रास्ता भी दिखाएगी। नेल्सन और विंटर द्वारा उल्लेखित रूटीन, तयशुदा आदतें और आपसी शांति बनाए रखने के लिए किए गए समझौते किसी भी व्यवसाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। नीदरलैंड की यूट्रेक्ट यूनिवर्सिटी में हुए एक अध्ययन में फैशन की दुनिया में मौजूद रूटीन आदतों पर गौर किया गया। किसी भी फैशन डिजाइनर को इस व्यवसाय में बने रहने के लिए एक बुनियादी हुनर की जरूरत पड़ती है। इनमें पहला हुनर है रचनात्मकता और ऊंचे दर्जे के वस्त्र बनाने की कला। पर इस व्यवसाय में सफल होने के लिए सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। एक डिजाइनर के रूटीन्स से ही तय होता है कि वह कामयाब होगा या नाकाम। इन रूटीन्स में कई चीजें शामिल हैं, जैसे थोक विक्रेता होलसेलर का माल खत्म होने से पहले ही
उससे इटालियन ब्रॉडर क्लॉथ, कपड़ों के थान हासिल करना, बटन और जिपर, कपड़ों में लगाई जाने वाली चैन, टाकने के लिए सबसे हुनरमंद दर्जी ढूंढना और महत्वपूर्ण स्टोर्स में अपने डिजाइन किए हुए कपड़ों को जल्द से जल्द पहुंचाना वगैरह। फैशन का व्यवसाय इतना जटिल है कि इन सभी कार्यों का निपटारा सर्वश्रेष्ठ ढंग से करने वाली कारगर प्रक्रियाओं के बिना इस क्षेत्र में उतरने वाली कोई भी नई कंपनी अपना काम ढंग से नहीं कर सकती। फैशन के क्षेत्र में जैसे ही एक बार किसी कंपनी का काम बिगड़ना शुरू होता है, तो फिर उसे डूबने में ज्यादा समय नहीं लगता, क्योंकि फिर कंपनी का संचालन सुनिश्चित करने के चक्कर उसकी रचनात्मकता प्रभावित होने लगती है। किस तरह के फैशन डिजाइनरों में सबसे सही आदतें होने की सबसे ज्यादा संभावना होती है? इसका जवाब है कि यह संभावना उन फैशन डिजाइनरों में सबसे ज्यादा होती है जिन्होंने अपने काम आने वाले लोगों के साथ सबसे कारगर संबंध बनाए रखे हों। इसके साथ ही जिनके सहायकों और कर्मचारियों ने कार्य क्षेत्र में शांति कायम रखने के लिए आपस में सबसे कारगर समझौते किए हों। कार्यक्षेत्र में शांति कायम रखने के लिए किए गए आपसी समझौते बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आमतौर पर ऐसे समझौतों के कारण ही बाजार में उतरने वाले नए फैशन लेबल या ब्रांड को सफलता तब मिलती है जब उनका नेतृत्व करने वालों ने अपनी पिछली फैशन कंपनियों को छोड़ने के बावजूद उनसे अच्छे रिश्ते बनाकर रखे हों। भले ही कुछ लोगों को ऐसा लगे कि नेल्सन और विंटर तो बस कुछ नीरस आर्थिक सिद्धांतों पर एक किताब लिख रहे थे, पर सच ये है कि उन्होंने आखिरकार जो किताब लिखी वह अमेरिका की कॉरपोरेट दुनिया में अपना अस्तित्व बचाकर रखने की मार्गदर्शिका साबित हुई। इसके अलावा नेल्सन और विंटर के सिद्धांत ये भी बताते हैं कि रॉड आइलैंड अस्पताल में इतनी गंभीर स्थिति क्यों बन गई। दरअसल अस्पताल के रूटीन तयशुदा आदतें ऐसे थे जिससे नर्सों और डॉक्टरों के लिए एक असहज शांति की स्थिति निर्मित हो गई। उदाहरण के लिए सफेद रंग के वे बोर्ड जिनमें नर्सों ने डॉक्टरों के नाम अलग अलग रंगों में लिख रखे थे, और वे चेतावनियां जो नर्सेस एक दूसरे को गुपचुप तरीके से देती रहती थी। ये सब ऐसी आदतें थीं जिनके जरिए कार्य क्षेत्र में शांति कायम रखने के लिए कुछ बुनियादी समझौते बनाए गए। इन नाजुक समझौतों ने सुनिश्चित किया कि अधिकतर समय अस्पताल का काम बिना किसी रुकावट के चलता रहे। पर वास्तव में कार्य क्षेत्र में शांति कायम रखने के लिए हुए समझौते तभी कारगर साबित होते हैं जब वे वास्तव में न्यायपूर्ण हों। अगर ऐसा कोई भी समझौता असंतुलित है, जैसे आपस में वास्तविक शांति की जगह आपसी चुप्पी होना, जो दरअसल नकली शांति है, तो वहां के रूटीन तयशुदा आदतें अक्सर उसी समय असफल साबित होते हैं जब उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। रॉड आइलैंड अस्पताल में महत्वपूर्ण मुद्दा यह था कि सिर्फ नर्सेस ही कार्य क्षेत्र में शांति कायम रखने के लिए समझौते की कोशिश कर रही थीं। वे नर्सेस ही थीं जो मरीजों को दवा देने से कम 2 बार उसकी जांच कर रही थी और अपनी ओर से अतिरिक्त प्रयास कर मरीज के चार्ट में हर चीज को स्पष्ट ढंग से उल्लेखित कर रही थी। ऊपर से इन्हीं नर्सों को तनावग्रस्त डॉक्टरों और सर्जनों का दुर्व्यवहार झेलना पड़ता था। यही नर्सेस मिलकर अच्छे स्वभाव वाले सर्जनों को दुर्व्यवहार करने वाले सर्जनों से अलग श्रेणीबद्ध करती थी, ताकि अस्पताल का पूरा स्टाफ इस बात को लेकर जागरूक रहे कि कौन सा सर्जन ऑपरेशन थिएटर के अंदर आपके सुझाव सुनेगा और कौन सा सर्जन आपके मुंह खोलते ही बरस पड़ेगा। अधिकतर डॉक्टर तो नर्सों के नाम जानने तक में रुचि नहीं दिखाते थे। अस्पताल की एक नर्स बताती है कि वहां हमेशा डॉक्टर ही प्रभारी होते थे, सारा नियंत्रण उन्हीं के पास रहता था, जबकि हम कमजोर थे और अपने मुंह पर ताला जड़कर बस किसी तरह अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। रॉड आइलैंड अस्पताल में शांति कायम रखने के लिए हुए समझौते एकतरफा थे। इसीलिए जब भी कोई महत्वपूर्ण क्षण में, जैसे ऑपरेशन थिएटर में मरीज को सर्जरी का पहला चीरा लगाते समय किसी नर्स के टोकने या कुछ याद दिलाने से डॉक्टरों के वे रूटीन बिगड़ जाते जो दुर्घटनाओं को रोक सकते थे, ऐसी स्थिति में ही किसी 86 वर्षीय बुजुर्ग के सिर के उल्टे हिस्से का ऑपरेशन करने जैसी गलतियां होती थीं। इस मसले पर एक सुझाव यह भी हो सकता है कि कार्य क्षेत्र में शांति कायम रखने के लिए हुए समझौते और न्याय संगत होने चाहिए। यानी अगर अस्पताल प्रशासन ये स्पष्ट कर दे कि किस मौके पर नेतृत्व करने का अधिकार किसके पास होगा, तो अस्पताल के स्टाफ के बीच शक्ति का संतुलन
स्थापित हो जाएगा, जिससे डॉक्टर और नर्स एक दूसरे का सम्मान करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। द पावर ऑफ हैबिट किताब को यहाँ तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये किताब आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, और अगले भाग का इंतज़ार करना न भूलें जो जल्द ही आपके लिए आ रहा है। अगर आपको ये किताब अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।